बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, ईरान इस वक्त वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और हैरान कुन बात यह है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उस मुल्क पर दबाव डाल रही है जिस मुल्क पर हमला हुआ है, जिस मुल्क को यह कहा गया कि आपको यह इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि आप किसी भी तरह के अपने दिफा के हक को इस्तेमाल कर सकें। वो अमेरिका जो कहता है 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, वही अमेरिका से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कल कोई ऐसा इकदाम कर दे जिससे पूरी दुनिया का आम सबूताज हो जाए। इसराइल को समझाने के बजाय तमाम तर आलमी ताकतें इस वक्त ईरान के पीछे लगी हुई हैं, जिस पर हमला हुआ, जिसके लोग मर रहे हैं, जिसके लोगों पर तशद्दुद हो रहा है। अगर ये आलमी ताकतें अमन की खां होती तो गजा पर इतना बड़ा जुल्म कभी रवा न रखा जाता। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मुनीब हामिद साहब, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से, और हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब हामिद साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। क्या कहना चाहेंगे जो अग्रेसर है, जो बिगनर है इस जंग का, उसको कोई कह नहीं रहा, और जिस पर तशद्दुद हो रहा है, जिस पर जुल्म हो रहा है, उसको सारे लोग कोस रहे हैं कि आपको ये इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि आप दिफा में मिसाइल चला सको। कैसे सिचुएशन को डिपिक्ट करेंगे? आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त मेरे ख्याल से हम अगर इसको समझना, इस जंग को समझना बहुत आसान है हमारे लिए। हमने इसराइल और गजा की जंग देखी है, 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। और गजा में तकरीबन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 1.5-2 लाख बंदा जो है, बच्चा और लड़की, उन सबको जो है वहां पे कत्ल किया गया है। और ये जो एक इंटरनेशनल डिवाइड था वो बहुत ही वाज़ेह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये कोई भी इंसानियत के साथ नहीं खड़ा हुआ, ये सारे जो है फेरोनियत के साथ खड़े हुए हैं। और ये इस चीज का बोलता हुआ सबूत है कि इसराइल और ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है ये किस तरह से इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। अभी जैसे मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, आज ही के दिन में ईरान के 6 अस्पतालों के ऊपर ईरान ने हमला किया है, और उसके 6 अस्पताल जो हैं वो ईरान के 6 हॉस्पिटल्स के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। जी, इसराइल ने ईरान के 6 अस्पतालों के ऊपर हमला करके उनको तबाह कर दिया है। तो मतलब ये वो सवाल है पूछने वाले कि मतलब जंग में भी आप अस्पतालों पे हमला नहीं कर सकते हैं। मतलब दिस इज द सेम प्लान जो कि वो गजा के साथ करता आया है पिछले 500 दिनों से ज्यादा, वो अब जो है ईरान के साथ कर रहा है। उसको पूरी सपोर्ट है, इंटरनेशनल लॉबी की सपोर्ट है, इंटरनेशनल पावर्स की सपोर्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट है कि ईरान इसराइल चाहे जेनोसाइड करे, चाहे मैसेकर करे, चाहे 2 माह के बच्चे को वो कत्ल करे, चाहे वो जो है एक जिस मर्जी, मतलब मैं कभी हैरान होता हूँ कि इतना there's so much inhumane going around अभी दुनिया में, और किस तरह से उसको एक खुली चिट मिली हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, हाउ डू यू थिंक जिस पर हमला हुआ उसी पर प्रेशर, ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट, आलमी दुनिया क्या इंसाफ दे पाएगी इंसानियत को? बिस्मिल्लाह, हमारे बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वर्किंग टू योर प्रोग्राम। देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है पिछले 2 साल से, वो है माइट इज राइट का। ना कोई यूनाइटेड नेशंस है, ना कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ना OIC है, ना अरब लीग है। तो लिहाजा ये सिर्फ ये ज़ायनिस्ट और इनकी जो गठजोड़ है विद द अमेरिकन, और ये दोनों मिलके इन्होंने पहले, ये तो बड़े सालों से चल रहा है, लिबिया से काम शुरू होता है, लिबिया हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, तो यमन का इन्होंने देखें क्या हल किया, वो मुल्क कभी भी खड़ा हुआ है, और अब ये आए ईरान के पीछे। तो ये एक बड़ा, ये कहा जा रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। जी, कहा ये जा रहा है, और बिल्कुल इनको एक सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने बचा के हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल किया। अब ईरान क्योंकि बिल्कुल एज के ऊपर है,
पता नहीं उन्होंने अपना प्रोग्राम न्यूक्लियर जो है वो डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर वो बने हैं या नहीं। ये एक बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया सर। जब दुनिया अभी क्लियर ही नहीं है, किसी के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार कर लिया है, वो न्यूक्लियर ताकत बन गया है या वो कर रहा है, वो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है नहीं कर रहा, कोई भी क्लियर नहीं है। तो फिर छठा जब दौर मुज़ाकरात का चल रहा था, ये हमला क्यों किया गया? देखिए जी, बात यह है कि ईरान एक वाहिद मुल्क मुसलमान मुल्क इस खत्ते में रह गया है। मतलब मैं खत्ते की जब बात करता हूँ तो मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ अरब रीजन की, ये वाला जो गल्फ वाला एरिया है, जिसमें ईरान एक वाहिद मुल्क है जिसके पास कैपेबिलिटी है और जिनके पास वो अज़्म और डिटर्मिनेशन है कि वो इसराइल की मुज़ाहमत करेंगे। इसराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, ग्रेटर इसराइल का जो उनका पूरा ख्वाब है, वो उसके आगे वो खड़े होंगे और यही हुआ है। बाकी अरब ममालिक जो हैं वो तो ढेर हो गए इसराइल के आगे। अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने साइन किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए और पिछले 2 साल से खासकर ये तमाम ममालिक जो है मुसलमान ममालिक, ये तो खामोश तमाशाई बन के जो है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये देवर कंप्लिसिट, वो तो बिल्कुल इसमें शामिल है जो गजा में नस्ल कशी हुई है और अभी तक हो रही है। तो लिहाजा ईरान एक वाहिद मुल्क रह गया था जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था और अभी भी वो समझना जरूरी है। न्यूक्लियर एक बहाना है, ईरान निशाना है, इसके बाद वो आएंगे पाकिस्तान की तरफ। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस पूरे मुसलमान अपना ममालिक में और एक न्यूक्लियर पावर है। तो लिहाजा ये धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते इसराइल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री हो गया या अदरवाइज, वो ये लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल ये कबूल नहीं है कि ईरान की में रिजीम चेंज हो या ईरान आगे अनकंडीशनल सरेंडर करे और यहाँ पे जनाब एक प्रो इसराइली और प्रो अमेरिकन एक पपेट गवर्नमेंट आए जो के मतलब जो हुआ कि फिर इसराइल। ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। मुनीफ फारूक साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ट्रंप इस वक्त मान चुके हैं कि हमारे ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक इंटेलिजेंस की हुकाम की रिपोर्ट गलत है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ईरान से बात करते हैं, पहले वो चाहते हैं सीज फायर हो, यानी उस मुल्क से ये तवक्को की जा रही है वो हमला बंद करे जिस पर हमला हुआ। तो इज इट राइट कि ईरान किसी तरह मान जाएगा, जबकि ईरान का बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 224 से लेकर 408 तक शहादतें हो चुकी है ईरान में और ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, जबकि ईरान ने अच्छा रिटेलिएट किया, वो रिटेलिएट किया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। तो क्या ईरान से बात करना बनती है या इसराइल से बात करना बनती है? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, न्यूक्लियर सिर्फ एक बहाना है और असल निशाना ईरान है और उसके बाद पाकिस्तान है। इस चीज को समझना अवाम के लिए अब मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि ये जो जंगें चल रही हैं दुनिया भर में, या ये जो जिस तरीके से किसी मुल्क को इकोनॉमिकली तबाह कर देते हैं, किसी मुल्क में पॉलिटिकली वहां पे तबाही कर देते हैं, किसी मुल्क में सिविल वॉर्स का स्टार्ट कर देते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो इस वक्त दुनिया में सिवाय यूक्रेन और रशिया के जहां भी किसी भी मुल्क में कोई जंग हो रही है तो वो मुसलमान मुल्क है। सोमालिया का हाल देख लें, इथियोपिया का हाल देखें, लीबिया का हाल देखें, सीरिया का हाल देखें, आप इजिप्ट देख लें, आप यमन देख लें, आप इराक देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, अब ईरान आ गया है। तो असल जंग, और अब ये कहते हैं जी हमने पाकिस्तान अगला नंबर है और जो खुल के कह रहे हैं, तो असल इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ये जो ज़ायनिस्ट है ये एक शैतानी लॉबी है और ये अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती थी, आई रिमेम्बर लोग इस पे यकीन नहीं करते थे कि जी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। हमें जब पढ़ाया जाता था ना मास्टर्स में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो हम समझते थे ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अब प्रैक्टिकली उनकी समझ आ रही है कि यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। एग्जैक्टली। आप 5 साल पहले या 10 साल पहले ये बात करते कि ग्रेटर इसराइल भाई वो उनका एक एजेंडा है, उस वक्त कहते थे कि आप पागल हैं भाई, आप कॉन्स्पिरेसिस्ट है, आपको पता ही नहीं है जी असल जियोपॉलिटिक्स कुछ और हो रही है। लेकिन आज वो पार्लियामेंट में आके कहते हैं जी हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, पाकिस्तान हमारा अगला निशाना है। तो ये चीज समझना बहुत मुश्किल नहीं है
कि असल जंग जो है वो हक और बातिल की है, वो शैतान और इस्लाम की है, और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक गॉडलेस सोसाइटी बनाई जाए, और इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मुसलमान और इस्लाम, जिनका ईमान ये तोड़ने में नाकाम है। बेशक इनको इकोनॉमिकली तोड़ दें आप, जो है पॉलिटिकली तोड़ दें, मोरली करप्ट कर दें, तबाह कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो ईमान है ना मुसलमानों का, ये फिर निकल के बाहर आ जाता है और आगे खड़ा हो जाता है। तो असल जो जंग है दैट इज, अगर पाकिस्तान को भी मारना है तो क्यों मारना है, इसीलिए मारना चाहते हैं कि ये एक मुसलमान फौज है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फौज है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, और यही वाहिद एक उनको जो है मुनीर फारूक साहब, जब आप ये बात करते हैं, जो ईरान का मुकाबला उस तरह से नहीं कर पा रहे, ईरान से छित्तर खा रहे हैं, मतलब जो मुझे मनाजिर तल अबीब में नजर आए वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरह से करेगा, और लाखों लोग बंकर्स में शदीद गर्मी में इस वक्त, मतलब इसराइल के उन आम शहरियों पर तरस आता है कि ये सिर्फ नेतन्याहू की फिरौनियत की वजह से बेचारे सजा भुगत रहे हैं, तो वो क्या वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का सोच सकेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये मुझे ब्रिगेडियर साहब इसको मुझसे बहुत बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ईरान इसराइल को छितर नहीं मारा, इस वक्त इसराइल ईरान को छितर मार रहा है। जो डिफेंसेस ईरान को करने चाहिए थे वो फेल हो चुका है। देखें आज आके उसने उसके 6 अस्पताल उड़ा दिए हैं। आपकी एयर डिफेंसेस मतलब काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, आपकी जो जितनी भी आपकी एयरफोर्स है वो सही से काम नहीं कर रही है, वो डिफेंस नहीं कर पा रही है, वो रिटेलिएट नहीं कर पा रही है। अभी तक जो है लेट्स से एक रफ अमाउंट दे देता हूं जी के 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारा ईरान ने इसराइल के ऊपर। वो कितने हैं जो कि जाके उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लगे हैं, या जाके उनकी एयर बेसिस पे लगे हैं, या उनके वेपन्स डिपोज के ऊपर लगे हैं। ये सारी चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। खुद ये मान चुका है कि ईरान ने हमें तहकीक में सालों पीछे धकेल दिया। I personally doubt in this statement कि जी ईरान टेक्नोलॉजी में इसराइल से बहुत आगे है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये, मैं अवामुन्नास की जानकारी के लिए भी वाजे कर दूं कि ईरान से ये रिटेलिएशन तवक्को नहीं की जा रही थी, इतना मजबूत दिफा जो उन्होंने कर दिखाया वो तवक्को नहीं की जा रही थी, मैं ये कह रहा हूं। हाँ जी, रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी उनको, और उन्होंने इससे पहले अपने तीन हीरोज शहीद देखे और हर दफा कहा कि हम हमला करेंगे, हर दफा पता था कि उनका कातिल कौन है, लेकिन वो खामोश रहे। अब के बार जो उन्होंने जवाब दिया, ब्रिगेडियर साहब की जानिब चलते हैं। सर, हाउ डू यू थिंक 3 अपने ऑफिशियल्स को शहीद करवा के भी खामोश रहने वाला ईरान, अब जिस तरह मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि वो नहीं उस तरह से दिफा कर पाए जिस तरह किया जाना चाहिए था, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं जनाब, बात यह है कि उन्होंने, इसराइल ने इतने ईरानियन के मिलिट्री और टॉप लीडर्स को अपना शहीद किया, असैसिनेट किया है, लेकिन आप देखें इतने उनके जनरल्स को असैसिनेट किया है, लेकिन विद इन मिनट्स और विद इन अ डे मैक्सिमम उनकी रिप्लेसमेंट जो अनाउंस की गई है, और कोई ऐसा वहां पे गैप नहीं आया लीडरशिप में कि जनाब वो लोग नहीं हैं, तो अब वो मामला जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, रिटेलिएशन प्लानिंग ये तमाम चीजें। भाई देखें, ईरान ने अपनी जो सॉवरेनिटी का दिफा किया है, उससे तो पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह गई है, दुनिया उसकी कायल हो गई है। टेल अवीव के जो हमें इमेजेस नजर आते हैं वो तो ऐसा लगता है कि पहले अगर कोई बताए ना तो कोई यही समझेगा कि ये मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है। मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं। नहीं देखें, वेस्ट की तरफ से तो जारी बात है, वो तो कभी इस तरह हाईलाइट नहीं करेंगे ईरान को कि जी ईरान ने बहुत बुरी एक किस्म की शिकस्त वाली पोजीशन में है इसराइल के लिए, वो तो नहीं चाहेंगे। वो तो जारी बात है, ईरान को डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा मैं जो वेस्टर्न मीडिया है वो ईरान के नुकसान जो है उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा है इसराइल के नुकसान की वजह से। लेकिन मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त इसराइल के साथ जो कुछ हो गया है, जो घंटी उनको पड़ी है, वो कभी उनकी आने वाली नस्लें कभी भूलेंगे नहीं। आज वो कुछ हो रहा है इसराइल में जो हम गजा में देखते थे। अब बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं वहां पे कि
इतनी दहशत हो गई है ईरान के हमलों की। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबकी कोशिश ये है, एक तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, वो उन्होंने अपने बहरी बेड़े जो है उनको मूव करना शुरू करा दिया है। 2 हफ्ते की टाइम की वो बात कर रहे हैं अपना प्रेसिडेंट ट्रंप, और लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कोशिश की जा रही है कि ईरान को ठंडा किया जाए। ईरान जो है किसी तरह वो पीछे हटे, वो अपने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो है उसको खत्म करे या कम करे इसराइल के खिलाफ। और ओआईसी का देखिए इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का टर्की में, उसके बाद अमेरिका और ईरान के डायरेक्ट फिर रिवाइव हुए कॉन्टेक्ट्स ओमान में न्यूक्लियर के ऊपर। इसी तरह उधर यूरोप के अंदर जो नेटो के 2-3 ममालिक हैं उनकी ईरान के साथ ये न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत हो रही है। तो उनकी सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह इसराइल को एक फेस सेविंग दी जाए, इसराइल को बचाया जाए, जो कुछ उसके साथ ईरान कर रहा है। ये बात समझने की कोशिश करें, ईरान ने वो काम कर दिया है जो फिर मैं कहूँगा तारीख में सुनहरी अल्फाज जो है उससे लिखा जाएगा। मुनीब हामिद साहब आपके वर्डिक्ट की नफी की है ब्रिगेडियर साहब ने कि ईरान ने वाकई वो काम कर दिया जिसकी तवक्को नहीं थी दुनिया को। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि अभी हमने एक रीसेंट कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया का एक जंग हुई छोटी सी, राइट। तो पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे 20 मिसाइल मारे, ठीक है, या 20 गोलियां मारी, तो वो निशाने पे लगे जाके, और उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मतलब यहाँ पे इसराइल पे जाके देखिए वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ईरान ना टेक्नोलॉजी में उतना आगे, ना वो फिजाई दिफा में उतना आगे, ना उसने कभी क्लेम किया, लेकिन फिर भी इस वक्त इसराइल की जानिब से, मैं इसराइल के एक टीवी का बयान सुन रहा था कि ईरान के पास 28,000 मिसाइल्स हैं जो कि तबाही मचा सकते हैं। यानी या तो इसराइल फिर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अमेरिका को बुला रहा है कि प्लीज आ जाओ, 28,000 मिसाइल्स, तबाही हो जाएगी, मर जाएंगे। एक तो पहले जंग में अमेरिका को ले आया इसराइल अपनी चाबिक दस्ती से, फिर उसके बाद अभी वो चाह रहा है कि बाकायदा तौर पे अमेरिका कूद पड़े। और दूसरी बात यह कि इसराइल ने कभी आज तक इस तरह हार मानी नहीं है मीडिया पे आके कि हम मर गए, हम खप गए, हमें फलां ने टेक्नोलॉजी में मात दे दी, फलां ने हमें जंगी महाज पे मात दे दी। लेकिन इस दफा इसराइल ये बार बार कन्फेस कर रहा है कि वी आर वरीड अबाउट हाउ टू टैकल ईरान। नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो रिटेलिएशन है ईरान की तरफ से उसको जो है निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन, और ऐसा इसराइल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी रिटेलिएशन। हाँ बिल्कुल, और ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरीके से बताया, जिस स्पीड से जो इसराइली हैं वो मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। वो टीवी एंकर थे, वो जो स्क्रीन पे भाग गए थे, फिर वो एक ईरानी एंकर थी जो मिसाइल हमला हुआ तो वो वहां से बड़ी कामली उठ के साइड पे गई, एंड शी केम बैक इन द ब्रॉडकास्ट द सेम नाइट। तो ये एक ऑफ कोर्स डिफरेंस है, ईमान का बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे। लेकिन मतलब एक मरे तो खाक हुआ, दूसरा मरे तो शहीद हुआ और जन्नतों का वारिस ठहराया। ब्रिगेडियर साहब, सर मौजूदा सूरत हाल में मुआशी कितना बड़ा इस दुनिया का नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ऑयल टैंकर जो मालिकान हैं वो ये कह रहे हैं खलीज फारिस से वो टैंकर जो $9 लाख में आ रहा था उसकी प्राइस 15% बढ़ चुकी है, अब $11 लाख में वही ऑयल टैंकर आ रहा है। तो सर दुनिया खुदा ना खास्ता अगर वो स्टेट ऑफ वो क्या आबनाए हरमूज जिसे बोलते हैं, स्टेट ऑफ हरमूज अगर बंद कर दी जाती है फिर दुनिया कहां स्टैंड करेगी सर? ब्रिगेडियर साहब देखिए जी, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, और वो ये है कि ईरान का क्यों पलड़ा भारी है इसराइल के मुकाबले में। इसराइल जिस हालत से गुजरा तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वजह यह है कि ईरान के अंदर जो इनकी बड़ी कोशिश थी कि रिजीम चेंज करवा दें, लोगों को उनके खिलाफ बगावत करा दें, जो उनकी गवर्नमेंट है, भाई ये एक इनकलाबी एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी लीडरशिप है। और इनका जो अवाम है, आप देखें कि वो रिजीम चेंज वाला इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया, लोग नहीं उठे,
लोगों ने बल्कि उल्टा ज्यादा उन्हें यकजहती शो की है अपना ईरानियन की मौजूदा लीडरशिप के साथ, और यही वजह है जो एक ईरानी नेशनलिज्म जो हमने देखा है, जिसका मुजाहरा किया गया है, जिस तरह ईरानी अवाम खड़े हो गए हैं इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, तो ये तो एक एग्जाम्पल है फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था पिछले मई में कि जनाब एक ओवरनाइट पाकिस्तानी कौम जो है, जब एक एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, सारी कौम इकट्ठी हो गई ओवरनाइट। तो देखें ये जो ठीक, मैं मानता हूँ इसराइल भी एक आइडियोलॉजिकल उस लिहाज से एक मुल्क है, उनकी अपनी है सोच है, लेकिन ईरान तो जिस तरह पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल मुल्क है, ईरान की भी एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की ईरान के बारे में तो ये कहा जाता है ये कौम नहीं एक सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन ने हमेशा खुद को प्रूव किया। 3000 साल की सिविलाइजेशन है इनको। आप और मैं आपको ये बता दूं कि अब ये बड़े परेशान होंगे अमेरिका इसराइल के इत्तेहादी कि हमने किस कौम के साथ पंगा लिया है, किस कौम के साथ मत्था लगा लिया है। अब तो वो अपने आप को एक चाहते हैं कि एक्सट्रैक्शन हो जिससे उनकी भी फेस सेविंग हो जाए, और जनाब बस ठीक है एक सीज फायर हो जाए और वहां पे मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और तज्जियाकार मुनीब हामिद साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और हमें ज्वाइन किया है मुनीब हामिद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, हाउ डू यू थिंक, ब्रेक पे जाने से पहले मैं अर्ज कर रहा था कि ऑयल टैंकर हुकाम ये कह रहे हैं इस वक्त इतनी कंजेशन है कि पेट्रोल जो ऑयल लाने वाले टैंकर्स हैं उनकी कीमतें 15% तक बढ़ चुकी हैं। $9 लाख में आने वाला कंटेनर $11 लाख में आना शुरू हो गया। अगर आबनाए हुर्मज बंद हो जाती है फिर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप सर? पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आएगी और पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आबनाए हुर्मज अगर वो ईरानियन ब्लॉक कर लेते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक ईरानियन ने अपनी जो नेवल फोर्स है उसको उन्होंने सामने अभी तक उन्होंने उसका मुजाहरा नहीं किया, नहीं लेके आए हैं। उनकी जो आपने माजी में सुनते हैं जब एक्सरसाइज नेवल करते हैं, उनकी जो अपना हाई स्पीड बोट्स और जो उनकी जो अपना नेवल वेसल्स हैं उनमें एक बड़ी काबिलियत है, खास तरीके से वो उसको ऑपरेट करते हैं। और जिस तरह के एक जो अपोजिंग नेवल फोर्स हो उसको कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय करना हो, शिप को डिस्ट्रॉय करना हो, कैसे अटैक करना हो, ये माजी में बड़ी एक्सरसाइजेज जो है उनकी वो हम देख चुके हैं। तो ईरानियन ने अभी तक अपनी नेवल पावर जो है, ये नहीं मैं कहता हूँ उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या उनके पास वो बड़े बड़े किस्म के डिस्ट्रॉयर हैं, नहीं, उनके पास एक लिमिटेड फोर्स है, बट इट इज अ वेरी अटैकिंग फोर्स। बैकडोर से रूस और चाइना ईरान की मदद के लिए आ चुके हैं, इज इट राइट? बिल्कुल, देखिए रूस के बारे में तो इतनी बात क्लियर नहीं है, लेकिन चीन के बारे में तो बड़ी खुल के बातें आ रही हैं कि चीन से जो बड़े बड़े हैवी एयरक्राफ्ट हैं, ये C-17 टाइप उस किस्म के जो बड़े चाइनीज एयरक्राफ्ट के जो वर्जन हैं वो आ रहे हैं ईरान के अंदर। जारी बात है वो ईरान को इक्विपमेंट, वेपन्स, ये मिसाइल रिलेटेड चीजें, ये तमाम चीजें वो सप्लाई कर रहे हैं कि कोई शॉर्टेजेस ना हो जाए उनको रिप्लेनिशमेंट के तौर पे। तो बिल्कुल चाइनीज जो है वो खुद तो कभी जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ईरान तो के और चाइनीज के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना का तकरीबन 50% रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ऑयल की जरूरियात हैं वो आबनाए हुर्मज के जरिए चाइना की पूरी होती है, और इसके अलावा शुमाली कोरिया की सर 95% जरूरियात ईरान के जरिए पूरी होती हैं। तो सर क्या शुमाली कोरिया भी कहीं स्टेप इन होगा? नहीं, शुमाली कोरिया देखिए इतना दूर है, मैं उनकी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखता हूँ। और उन्होंने ऐलान किया है कि आज ईरान अगर हमसे मदद मांगे तो हम नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को जो है वो भेजेंगे अब जंग में। जिस तरह के उन्होंने खबरें हैं कि उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है रशिया के कहने पे रूस की मदद के लिए वो गए हैं यूक्रेन की जंग में शामिल होने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी नॉर्थ कोरिया अजीम कौम है, लेकिन नहीं, वो जो हेल्प वो दे सकेंगे वो मेरे ख्याल कोवर्टली वो करते रहेंगे। तो और सर जापान के बारे में क्या ख्याल है?
जापान का भी बहुत ज्यादा जरूरत ईरान के जरिए पूरी होती है? नहीं, देखिए बात यह है कि कोई भी मुल्क, कोई भी सुपर पावर, खासकर ये अपना एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद हो, बिकॉज जाहिर बात है उससे शिपिंग लेन बंद होती है, तो एक बड़ी ग्लोबल क्राइसिस भी आती है ऑयल की। उसके बाद जिस आप बता रहे हैं वो मामला भी है, तो शिपिंग लेन बंद होना एक बहुत ही एक्सट्रीम केस समझा जाता है। अगर वहां तक ईरान इन्होंने फोर्स किया तो ईरान माइट इवन डू दैट। वो यमन ने कई मरतबा कहा है कि हम टारगेट करेंगे ये अमेरिकन ब्रिटिश वॉरशिप्स को, और जरूरत पड़ी तो हम भी ईरान के साथ मिलके अपना हुकूमत को ब्लॉक करेंगे। तो ये एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, सब इस वक्त परेशान है, घबराए हुए हैं। सब ये चाहते हैं कि किसी तरह इसराइल को बेल आउट कर दिया जाए, इसराइल का बचाव हो जाए, बात भी बन जाए, और एक मिडिल लाइन के तौर पे एक सीज फायर होके उसके बाद ईरान की रिटेलिएशन खत्म हो जाए, तो इसराइल को मजीद तबाही से बचाया जाए। ये है खेल। सर खुदा न खास्ता अगर बाकायदा जंग शुरू हो जाती है, और नंबर वन तो सर अवाम उन्नास की जानकारी के लिए बताइएगा, क्या ये इतना फासला है, 2000 किलोमीटर कहा जाता है, क्या ये बाकायदा जंग शुरू हो सकती है? अगर होगी तो क्या मैकेनिज्म बनेगा, और अगर हो जाती है फिर चाइना, पाकिस्तान और भारत, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जी, अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल इन्वॉल्वमेंट सोच रहे हैं अमेरिकी ट्रुप्स की या इसराइली ट्रुप्स की, सोल्जर्स की इन ईरान, तो ये तो एक ख्वाब ख्याली है, इसको आप भूल जाएं, क्योंकि ईरानियन कौम के साथ कोई इतना मथा जो है लगा ही नहीं सकता। जो कुछ उनके साथ हो चुका है अफगानिस्तान में, अमेरिकी कभी ऐसा जो है ब्लंडर जो है वो दोबारा नहीं करेंगे। इसराइल वो एयर सुपीरियोरिटी उनके पास है, और जाहिर बात मिसाइल की भी बहुत एक बड़ी ताकत है, तो वो काम करते रहेंगे, बॉम्बिंग करते रहेंगे, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व होना, इनको पता है कि फिर गली गली शहर शहर जो है खून रेजी होगी। और आपको पता है ईरानियन कौम जो है वो खाली इतने बच्चे हैं कि वो इजाजत देंगे कि फिजिकल इंटरवेंशन हुई है और जनाब वो हथियार डाल दिए उन्होंने, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनका एक एक बंदा, मर्द औरत बच्चा जो है वो लड़ेगा, तो कोई नहीं चाहता कि इस किस्म की लड़ाई के अंदर वो इन्वॉल्व हो। वो नौबत तो आनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो नौबत नहीं आई। सर अमेरिका के जो हवाई जहाज, बहुत सारी खबरें रिपोर्ट चल रही हैं कि मूवमेंट में हैं, और ये जो 2 हफ्ते मांगे गए इसलिए मांगे गए कि जो उनके 19 अड्डे मौजूद हैं, 19 अड्डे मौजूद हैं मुख्तलिफ इसी गिरदो नवा में, उनको एक्टिव कर लिया जाए, इसलिए मांगे गए। इज इट राइट न्यूज और नॉट? नहीं, देखिए बात सुने, वो बेसिस तो अमेरिकन बेसिस तो बहुत है पूरे रीजन में, वो तो कोई शक की बात नहीं। 19 की तादाद बताई जाती है सर जी। B-2 बॉम्बर्स मूव कर दिए, B-52 बॉम्बर्स उन्होंने अपने मूव कर दिए। वो तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है, वो तो डराएंगे ईरान को कि जनाब अगर आपने इस तरह की सीज फायर और ये बंद ना किए तो फिर जाहिर बात है कि बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग भी हो सकती है अमरीकी तरफ से। लेकिन जब वो होगा तो फिर, और दूसरी मैं आपसे बात एग्री नहीं करता हूँ, और कौन सी जंग की बात करें, ऑल आउट वॉर तो हो गई है। अब इसमें भी किसी चीज की कमी रहती है आपके ख्याल में? इट इज एन ऑल आउट वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल फॉर द लास्ट 10 days नाउ। ऑल आउट वॉर तो चल रही है, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं, एयर अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं? और वो ये नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ खुदा ना खास्ता कोई एक गोली भी ना चले। मैं जो फोरकास्ट कर रहा हूँ वो ये कि ट्रंप, जिस तरह से देखिए ना सर, छठा दौर अभी मुज़ाकरात का होना था और इसराइल ने हमला कर दिया। अभी जब 2 हफ्ते मांगे गए, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि वो आराम से बैठें, अभी 2 हफ्ते का टाइम है, और ऐसा कोई ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाए कि ईरान को हार माननी पड़े। देखिए, अगर वो नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती हैं और वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती हैं चंद दिनों में, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, OIC के इजलास भी वहाँ पे हो रहा है और भी बड़े फोरम पे बातचीत हो रही है, तो फिर उसके 2 हफ्ते के बाद अगर अमेरिका मजबूर हो जाता है और वो भी हमला एयर अटैक में शामिल हो जाता है, और फिर तो जाहिर बात है सूरत के हाल तो बहुत ही गंभीर हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस 2 हफ्ते में कोई ना कोई सिफारती हल जो है वो ये निकालने की पूरी हमास और हिजबुल्लाह के किरदार को सर आप कैसे देखते हैं? वो अभी उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है,
बड़ा सख्त हिजबुल्लाह का तो उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया, उनकी लीडरशिप को मार दिया। हमास जो है जाहिर बात है वो गज़ाई मौजूद ही नहीं है तकरीबन, तो हमास होगा किसी हालत में थोड़ा बहुत आगे पीछे। मेरा नहीं ख्याल है कि हमास विल मेक एनी डिफरेंस नाउ, बिकॉज हमास और हिजबुल्लाह को बड़ी हद तक इसराइल ने न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया हुआ है, और उनमें वो ताकत नहीं है तो वो जाके इसराइल के अंदर को अपना दरअंदाजी करें। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक है, हमने खुश आमदीद हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। सर, आलमी मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त क्या जानिबदार रिपोर्टिंग कर रहा है? क्या सिर्फ इसराइल का साथ दिया जा रहा है? जबकि ईरान ने जो रिटेलिएशन दिखाई है, दुनिया देख रही है कि ईरान इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मगरबी मीडिया अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है, सिर्फ इसराइल को खबरों में भी जिताना चाहता है और जीतता हुआ देखना भी चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि जहां आप जब मगरबी मीडिया की बात करते हैं तो मगरबी मीडिया कौन है तो उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। इस टाइम पे मगरबी मीडिया के अगर आप ताने बाने पीछे तलाश करें तो आपको पता चलता है कि 80% वो मीडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा उठ के जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई। दूसरी बात जो है इसके अंदर वो ये है कि ये इन लोगों को इल्म नहीं होता और ये बातें कर देते हैं बड़ी बड़ी। मेरे वालिद हमीद गुल जो अब ISI के सरबराह थे, तो एक सरकारी दौरे के ऊपर उनको अमेरिका जाना हुआ। वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं मिलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान डेस्क का इंचार्ज हूँ। जब एक दो बातें हुई तो पता चला कि वो हजरत तो कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तशरीफ ही नहीं लाए। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि तुम कैसे जो है वो कोई तजरिया दे सकते हो या तुम्हारी असेसमेंट कैसे सही हो सकती है जब तुम्हें इस खित्ते का इल्म ही नहीं है, तुमने कभी इस रीजन में पाँव ही नहीं रखा। तो ये आप देख रहे कि इनकी इतनी सही किस्म की जो है वो नॉलेज होती है और ये समझते ये हैं कि हम बहुत बड़े हैं। असल में इसको कहते हैं कि बिकमिंग विक्टिम ऑफ योर ओन सेल्फ जेनरेटेड प्रोपेगेंडा, अपने प्रोपेगेंडा का खुद शिकार हो जाते हैं। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ईरान के हवाले से देखिए, ईरान जो है वो एक मजबूत ताकत बनकर उभरा और खास तौर पे जो एक पर्दा तो इसराइल ये रखा हुआ था कि इसराइल को जो है जो चाहे वो उसके पास एक लाइसेंस टू किल है, वो जब चाहे जिसको चाहे जिस तरह चाहे वो कत्ल करवा सकता है, मावराए अदालत करवा सकता है। वो बच्चों को नहीं देखता, वो बूढ़ों को नहीं देखता, जवानों को नहीं देखता, हामला टीम को नहीं देखता, अस्पताल को नहीं देखता, स्कूल को नहीं देखता। और आज भी इसराइल ने ईरान के 6 हॉस्पिटल्स पर हमले किए सर। जी वो देखे ना, लेकिन अब मसला यहाँ यह है कि जो इस टाइम पे दुनिया में वो अपने आप को एक मजलूम पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन नतीजा ये निकल रहा है कि लोग उनकी बातों पे हंस रहे हैं। खास तौर पे अब आप देखें कि अमेरिका के अंदर भी 68% जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो है वो खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो वादा किया था कि जी हम तो जंग को बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि जंगें रोकेंगे। तो अब आप ये देखें कि ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी जरा सोचना चाहिए था कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल इनाम पीस के लिए जो है उसके लिए पाकिस्तान उनको रिकमेंड कर रहा है। मतलब ये मेरा ख्याल है कुछ जरा थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। ठीक है, उनकी तारीफ कर सकते हैं पाक भारत के जंग के अंदर किरदार के अंदर, वो भी मेरा ख्याल है कि क्या ये भारत की ख्वाहिश पे हुआ था या पाकिस्तान की ख्वाहिश पे हुआ था। तो हम जरा मेरे ख्याल में ज्यादा ये देखें ना, खाना हम जरूर खाएं और ये हमारे लिए बायसे इज्जत और इफ्तिखार है इसमें यकीनन कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन मेरे ख्याल है कि उनको हमारे मुतल्लिक बिल्कुल सही बताना चाहिए कि जनाब आपने पहले 2 दिन पाकिस्तान को पूछा नहीं, जब पाकिस्तान के बच्चे मर रहे थे, जब मसाजिद शहीद हो रही थी, खवातीन पर हमले थे और हमारे कुरान मजीद को जो है वो वहाँ शहीद कर दिया गया, तो आप लोग कहाँ थे। तो ये देखें, ये बड़े जालिम लोग होते हैं और सच्ची जो बात है यहूदी जो हैं आज अगर है तो बताएं। तो अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे इसराइल को प्रोटेक्ट करता है
और जाहिर है उन्हीं का सर, मीडिया, जब हमें उन्हीं पता का जो है, जब हमें इस बात का इदराक है कि गजा में जितनी इंसानियत सोजी हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने अपनी वीटो पावर को यूज किया और उस 14 लोगों ने जब वोट दे दिया, उसके बाद 15वां अमेरिका था और अमेरिका ने वीटो पावर यूज की और गजा में जंगबंदी ना हो सकी। जब हमें पता है अमेरिका ये भी जुल्म कर रहा है, जब हमें ये पता है कि इसराइल के साथ भी अमेरिका खड़ा है, जब हमें ये भी पता है कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने जुल्म किए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर फिर हम नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए क्यों इस तरह बहुत जल्दी कर गए? इतनी करता धरता, इतने समझदार लोग मौजूद हैं, तो क्या हमारी कोई मजबूरी है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में कि हम ये जो है वो थोड़ा सा, जो वो कहते हैं ना कि हम पता नहीं क्यों जो है वो बस ख्वाब गफलत से जो है वो जाग नहीं रहे। हकीकत यह है कि $10 बिलियन का असला जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया, जिसकी वजह से सानिया जाफर एक्सप्रेस पेश आया, दीगर इस किस्म के वाकयात पेश आए, तो वो किसने छोड़ा था? क्या अमेरिका के अलावा किसी ने छोड़ा था? क्या पाकिस्तान के ऊपर माजी के अंदर अमेरिका की तरफ से दबाव नहीं डलता रहा कि इसराइल को जो है तस्लीम किया जाए? तो फिर पाकिस्तान ने तो बड़ा खरा सा जवाब दिया, और मेरे ख्याल में आज भी हमारा जवाब उससे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें ये देखना है कि इसराइल के अज़ाइम क्या हैं। देखिए, इसराइल जो है वो, उसको पता चल गया एक दफा, जिसको कहते हैं कि लग पता जाना। आपने शुरू में बड़ा अच्छा सवाल किया था। टेक्नोलॉजी जो है वो आपको मालूम है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं वो इस टाइम पे अपने असले को टेस्ट करना चाहते हैं, और वो असला टेस्ट करने के लिए बैटल ग्राउंड बेहतरीन जगह हुआ करती है। आपने देखा कि अब जो जहाज थे वो, अभी इसराइली जो जहाज थे वो मुड़ के वापस चले गए, ईरान में दाखिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्या वजह थी? उनको समझ आ गई है कि ईरान के पास कहीं वो चीज मौजूद हो गई है जिससे उनके जहाज जो है उसी तरह से गिरेंगे जिस तरीके से पाक भारत जंग में राफेल और दीगर जहाज जो है वो गिरते रहे। अब मिसाइल्स के हमले देख लें, जो उनका दिफाई मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे पहले तो आयरन डोम आता है, फिर डेविड स्लिंग सिस्टम आता है, फिर इसी तरीके से उनका जो है थॉट मिसाइल आता है, एरो 1, एरो 2, एरो 3 आता है। यानी कि मल्टीपल उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बावजूद, और दरमियान में 4 ऐसे अड्डे आते हैं जो जाहिर है ईरान की तरफ जो है वो हॉस्टिलिटी रखते हैं। ऐसी सूरत के अंदर आप ये देख लीजिए कि उनके तमाम मैकेनिज्म को चीट करके, उनको डिफीट करके उनके ड्रोन भी पहुंचते हैं, उनकी मुसाद की बिल्डिंग जो है उसको भी जो है वो खाकसर करते हैं, जो उनकी बदाम जमाना दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसी तरीके से उनके जो GHQ है, जिसको वो पेंटागन कहते हैं, तो उसके पेंटागन को भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये जो बातें हैं, ये जो अब देखिए ना, मीडिया के ऊपर कदगन लगाना, मीडिया को बैन करना, गैर मुल्की खासतौर पे जो अल जजीरा, दीगर इस किस्म के जो इंडिपेंडेंट जराए हैं, उनको आप बैन करते हैं। क्यों बैन करते हैं? अब तो बावजूद इसके कि वो CNN वाले दिखाने पे मजबूर हो गए। आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को इस वक्त तक हरा दिया है? ईरान ने तो जो हराना था हरा दिया। आप जरा पीछे, जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 7 अक्टूबर 2023 को, और हमास इनके काबू आ गई है। मुझे ये बताइए, अगर हमास नहीं काबू आई तो ईरान, वो तो एक ईरान की प्रॉक्सी थी ना, और बिल्कुल एक मुजाहिदीन लोग हैं, वो तो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। तो फिर ईरान कैसे इनके काबू आएगा? ईरान तो एक मुल्क है भाई, उसकी एक माजी के अंदर बड़ी दास्तान मौजूद है, एक तारीख की सुपर पावर रही है, एक रेजिलियंस का सिंबल है, एक मतलब तो खड़े हो जाते हैं दुनिया के सामने। ट्रंप तो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, और ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है और ईरान कम अच्छा कर रहा है। तो करने देना, ट्रंप ने जो कह दिया, तो ट्रंप ने तो ये भी पहले कहा था कि मैं नॉर्थ कोरिया की आंखें निकाल दूंगा। तो फिर जाके नॉर्थ कोरिया के घुटने किसने पकड़े थे? आपने पकड़े थे या मैंने पकड़े थे या ट्रंप ने पकड़े थे? ट्रंप ने पकड़े। कौन गया था जो वहां से जो जाके सर, अगर आप खामोश रहेंगे इनकी धमकियों पर तो ये चढ़ दौड़ेंगे, अगर आप इन्हें आंखें दिखाएंगे तो ये मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएंगे। इनका तरीका यही है। अमेरिकन जिनका नाम है ना, उनका एक मोटो है, इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम। अगर आप किसी को मार नहीं सकते तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। आप देखेंगे कि कुछ अर्से के बाद इनके सिचुएशन चेंज हो जानी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड
फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुनीब हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आप कमेंट बॉक्स में फैसला कीजिए कि आखिर मुसलमान इस वक्त वो किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे जो कर देना चाहिए, और इस वक्त दुनिया को पैगाम जाना चाहिए कि वी आर वन, और हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक कौम बन के, एक इस्लाम को मानने वाले बन के इस इसराइल को वो सबक सिखाएंगे। किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, वो बात की हद तक मदद हो सकती है, वो किसी भी खाने की हद तक मदद हो सकती है, वो पैसों की सूरत में मदद हो सकती है, वो सामान्य हरम की सूरत में मदद हो सकती है। जो मदद कर सकता है ईरान की इस वक्त मुस्लिम दुनिया को जरूर की करनी चाहिए, और ये वक्त की अहम जरूरत है। और अगर ये मौका हमने हाथ से खो दिया तो फिर हमें बहुत बड़ा नतीजा देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ट्रंप हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी इसराइल हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी ये यहूदी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।